यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो बजट और सर्वे ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ा रखा, लेकिन बात ये आ जाती है कि बजट क्या आपसे 23-24 वाला पूछेंगे या 22-23 वाला पूछेंगे, ये क्लियर कर पाना थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आज के इस सेशन में इधर थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा बजट जो पिछले साल वाला था 22-23 का, ठीक है, ताकि अगर उधर से सवाल आए तो आप उसको भी कर ले जाएं। तो इसमें मोटा मोटा चीजें आपको देखनी है, जैसे कि ये बजट जो है आपका, ये है 2022-23 वाला, और इसमें जो बजट साइज था वो था 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट का साइज था। बाकी चीजें डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देने की जरूरत है, या आप चाहें तो दे सकते हैं। फिर 22-23 में रुपया कैसे आएगा, रुपया कैसे जाएगा, ओवरऑल मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को मैं इसकी नोट्स दे दूंगा, सो बजट आप कर लेना। बजट में आपको इधर स्टार्टिंग में 22-23 का दे रखा है और 23-24 का उसके बाद दे रखा है, तो ये आप लोग कर लेना। सप्तऋषि वगैरह बहुत डिटेल में पहले से पढ़ा रखा। अब देखो एक जो है उभरते सितारे फंड की बात करते हैं। तो उभरते सितारे फंड जो है, बजट जो पिछला वाला था उसी में इसकी बात की गई थी, और इसका जो ये कार्यक्रम है उभरते सितारे फंड, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेके जाना, और उनके निर्यात के सपनों को साकार करने में आने वाली जो बाधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को क्या दूर करना, ठीक है। साथ ही साथ उनको सहायता देना, कैसी सहायता, वित्तीय सहायता और सलाहकारी सेवाएं वाली सहायता। तो ये दोनों तरीके की सहायता दी जाएंगी, किसके माध्यम से, उभरते सितारे फंड के माध्यम से। अच्छा, आप लोग के कमेंट भी आए हैं। सर झारखंड का करेंट इकोनॉमी का कब क्लास होगा, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसा रहा, झारखंड का करेंट इकोनॉमी का क्लास कब होगा? आज पहले आप ये वाला क्लास करिए और उसके बाद फिर क्या आगे की बात करते हैं, ठीक। हाँ, अब देखो एक सवाल जो है आरबीआई से रिलेटेड आपका बनता है, और वो क्या बनता है, वो बनता है करंट रेट्स को लेकर के कि सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सारी चीजें। अब इसमें समस्या इस बात की है कि आपका एग्जाम जो होना है अभी जुलाई में जैसे होना है, लेकिन पेपर कब बनाए होंगे ये भी मैटर करता है, ठीक है। पेपर कब बनाए होंगे ये भी मैटर करता है। तो इसलिए जो आपको ये रेपो वगैरह का डेटा पढ़ना है, मेरा कहना ये रहेगा कि आप इसमें दो पढ़ लीजिए, या सबसे महत्वपूर्ण तो मैं ये कहूंगा आप ये फरवरी वाला तैयार रखिए, क्योंकि अप्रैल तक का पूछना थोड़ा सा कम पॉसिबल है। तो फरवरी वाले डेटा में अगर आप बात करेंगे सारे जो भी इसमें कि रेपो कितना है, रिवर्स रेपो कितना है, और ये चीजें कैसे डिसाइड की जाती हैं, ये चीजें डिसाइड की जाती हैं एमपीसी की जो बैठक होती है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो इनकी जो बैठक होती है किस लिए, इन सबको निर्धारित करने के लिए। तो इसमें ये जो डेटा आप सभी के सामने है ये है फरवरी फरवरी का, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक तो आप बैंक रेट का याद कर लीजिएगा कितना परसेंट है, इसके अलावा आप सीआरआर को याद कर लीजिएगा, इसके अलावा आप एसएलआर को याद कर लीजिएगा, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर। फिर आप याद कर लीजिएगा रेपो का क्या है ना, रेट, रिवर्स रेपो क्या है, एमएसएफ क्या है, एसडीएफ क्या है, इतनी चीजें आपको याद रखनी। तो सीआरआर की बात करेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना है 4.5%, बैंक रेट 6.75, एसएलआर कितना है 18%, रेपो कितना 6.5, रिवर्स रेपो 3.35, और एसडीएफ कितना 6.25, एमएसएफ कितना 6.75, ये क्या है, ये है एमएसएफ। तो इतने डेटा आप इधर से याद रखेंगे, ठीक है। और ये फरवरी वाला है, फरवरी में जो एमपीसी की बैठक हुई तो उन्होंने जो चीजें दिया तो ये वो डेटा है, और इसको आप याद रखेंगे। मेरा अनुमान है कि आपकी परीक्षा में, अच्छा इसमें जो सवाल आते हैं वो मोस्टली आते हैं मैच करने के लिए, तो ये डेटा आप याद रखेंगे तो मैच करने का जो भी सवाल आएगा उसको कर ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं डिजिटल रूपी को लेकर के, जिसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी।
तो 1 दिसंबर को डिजिटल रुपी एक ट्रायल के तौर पे शुरू किया गया है 1 दिसंबर से। और इसके लिए देश की प्रमुख 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को शामिल किया गया, जिनके माध्यम से ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है डिजिटल रुपी। सो 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 से। अब देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर अक्टूबर 2022 में, अभी आगे इसमें और चर्चा करेंगे, इसकी शुरुआत होती है। फिर एक इसमें हाइलाइटेड चीज आप क्या देख सकते हो, दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, तो दक्ष के माध्यम से क्या, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, क्या लेटेस्ट डेटा वगैरह एनालिसिस करके जो प्रक्रियाएं हैं बैंकों की उनमें और पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगी। सो सवाल क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है कि दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन किस लिए है या किसके द्वारा है। ओके, तो ये किस लिए है, किसके द्वारा है, ये दोनों चीजें मैंने बना दिया। तो इसके माध्यम से क्या, इसके माध्यम से आरबीआई एक तो बैंकिंग सिस्टम की और साथ ही साथ जो एनवीएफसी है, एनवीएफसी को लिया, तो इन दोनों की कार्य प्रणाली में क्या निगरानी करने का कार्य करेगा आरबीआई दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। ओके, तो ये दक्ष हो गया। उसके बाद देखो डब्ल्यूटीओ की 12वीं बैठक जून 2022 में हुई थी, जून 2022 में हुई थी। और इस बैठक में जो मुद्दे उठाए गए, बैठक में जो मुद्दे उठाए गए, उसमें क्या मुद्दे उठाए गए, उसमें जो प्रमुख मुद्दे उठाए गए वो मछली पालन वगैरह, मछली पकड़ने वगैरह को लेकर के मुद्दे उठाए गए, ठीक है। तो ये भारत की तरफ से मुद्दा उठाया गया था और इनका नाम आप याद कर लीजिए, ये डब्ल्यूटीओ की क्या है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूटीओ की 12वीं सम्मेलन। देखो बेरोजगारी को लेकर के जो आंकड़े आते हैं, बेरोजगारी को लेकर के जो आंकड़े आते हैं, उसमें जो सरकारी आंकड़ा होता है वो होता है पीएलएफएस रिपोर्ट, पीएलएफएस की रिपोर्ट। और पीएलएफएस की रिपोर्ट जो है ये वार्षिक तौर पे भी जारी होती है, मंथली तौर पे भी जारी होती है। सर रिवर्स रेपो के बदले दूसरा कुछ, रिवर्स रेपो की जगह एसडीएफ का प्रयोग किया जाता है और एसडीएफ का मैंने आपको बताया है, जब बैंकिंग पढ़ा रहा था उधर भी इसकी डिटेल में चर्चा किया था। तो रिवर्स रेपो की जगह एसडीएफ का प्रयोग। अभी देखो जैसे पीएलएफएस की बात करें तो पीएलएफएस में भी देखो दोनों रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा पूछ ले कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो आप देख लो 2020-21 का, 2020-21 का देख लीजिए। और 2020-21 की जो पीएलएफएस रिपोर्ट आई उसके हिसाब से बेरोजगारी की दर जो थी, बेरोजगारी की दर 2020-21 में पहले की तुलना इन द सेंस जो 19-20 की बात करें तो 19-20 में बेरोजगारी दर कितनी थी हमारे देश में, 4.8। और पीएलएफएस रिपोर्ट 2020-21 कहती है कि अभी बेरोजगारी दर कम होकर के कितनी हो गई, 4.2% हो गई, 4.2। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3.3% है और शहरी क्षेत्र में कितना, 6.7%। तो ये पीएलएफएस रिपोर्ट 2020-21 का हो गया। मेन चीज इधर आपको यही देखनी पीएलएफएस रिपोर्ट में। उसके बाद देखो पीएलएफएस रिपोर्ट में, हाँ एक अगला इसमें आप देख लीजिए 21-22 का, 20-21 का आपने देख लिया, अभी 21-22 का देख लीजिए। तो ये जो पीएलएफएस रिपोर्ट 2021-22 की है, इसमें बेरोजगारी दर की अगर बात करेंगे तो ये पहले की तुलना में और कम होकर के 4.1% पे आ गई है, 4.1%। ओके, अब इसमें भी अगर देखेंगे तो पुरुषों की बेरोजगारी दर कितनी है, 4.4% और महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी है, 3.3%, 3.3%। अच्छा इसमें आप तीनों साल का देख सकते हो, 19-20 का, 20-21 का और 21-22 का। 19-20 में कितना था, 4.8 था, फिर 4.2 होता है, देन अभी क्या 4.1। तो देखो जो मेन, इसे आप कह सकते हो ना, जो सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें पीएलएफएस रिपोर्ट ही जो है मेन होती है, और इसी के माध्यम से आप क्या बेरोजगारी वाले डेटा वगैरह याद करते हैं या इसको कुल मिला के सच मानते हैं। तो ये पीएलएफएस रिपोर्ट हो गई। आगे इसमें बढ़ेंगे।
अब इसमें देखो और भी चीजें हैं, जैसे कि 2021-22 में लेबर फोर्स की क्या स्थिति रही, महिला वगैरह का कितना परसेंट रोजगार में रहा, कितना बेरोजगारी में रहा, तो वो सारी चीजें भी इधर दे रखी हैं। ठीक है ना। अभी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में देखें और शहरी क्षेत्र में देखें, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो टोटल जो बेरोजगारी मिली वो मिली 3.2% की। वहीं शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो 6.3% की, और ओवरऑल देखेंगे तो 4.1% की। वहीं अगर ये ग्रामीण, शहरी और टोटल में पुरुष और महिला के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुषों की बेरोजगारी देखने को मिली वो 3.8% मिली, महिलाओं की 2.1% मिली। वहीं शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो शहरी क्षेत्र में पुरुषों की बेरोजगारी जो है वो 5.8% और महिलाओं की बेरोजगारी 7.9%। ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल में पुरुषों की बेरोजगारी कितना 4.4 और महिलाओं की 3.3। तो ये बेरोजगारी के डेटा हो गए ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, पुरुषों पे अलग, महिलाओं पे अलग। तो जितनी चीजें राउंड किया है इतनी चीजें आप क्या देख लीजिएगा, बाकी इसमें चीजें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब अगली चीज है एमएसएमई एक्ट को लेकर के। ठीक है, एमएसएमई एक्ट को लेकर के इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 6.33 करोड़ इकाइयां हैं लगभग, और इससे 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और इसका देश की जीडीपी में 26.83% का योगदान था। वहीं देश के कुल निर्यात में 21-22 में 45.03% इसका योगदान था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कैसे जो है किसी भी उद्योग को आप बोलेंगे कि ये सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग। इसके पहले इसमें जो विचारधारा चलती थी, इसमें जो आंकड़े या जो भी इसमें डिफिनेशन चलती थी वो 2006 वाली चलती थी, फिर 2020 में इसमें चेंज हुआ है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं कि 2020 में जो चेंज हुआ उसमें क्या बातें आई। 1 जून 2020 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसके तहत ये जो भी मेन बातें लिखी हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल बातें हैं। ठीक है। और 1 जुलाई सन 2020 से ये प्रभावी हो गई। जून में अधिसूचना आती है, जुलाई से प्रभावी हो जाती है। अब किसे कहेंगे सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे, और लघु उद्यम किसे कहेंगे, और मध्यम उद्यम यानी कि मध्यम उद्योग किसे कहेंगे। तो देखो सूक्ष्म उद्योग वो हो जाएगा, न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सूक्ष्म उद्योग उसको बोलेंगे जिसमें संयंत्र और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, और उसका जो टर्नओवर होना चाहिए वार्षिक कारोबार वो 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे ये सूक्ष्म उद्योग है। लघु किसको बोलेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से अधिक का ना हो और जो उसका टर्नओवर है वार्षिक वो 50 करोड़ रुपए से अधिक का ना हो। मध्यम उद्योग किसको बोलेंगे, मध्यम बोलेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से अधिक का ना हो और उसका टर्नओवर जो है वो 250 यानी 250 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। अब इसमें एक चीज आप समझिएगा, पहले क्या चलता था और अभी क्या चलता है। पहले कैसे आप डिफाइन करते थे, अच्छा ये जो आप पुराना निवेश, पुराना टर्नओवर ये चीजें दे रहे हो, ये डिफिनेशन है एमएसएमई एक्ट जो बना 2006 में। तो और ये वाला जो पूरा न्यू वाला आप देख रहे हो ये 2020 वाला है, 2020। तो ये बेसिक डिफरेंट आप जानते रहिएगा। तो पूछेगा तो नया वाला ही पूछेगा कि सूक्ष्म उद्योग किसे बोलेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो सकता है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का। लघु किसे बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का और टर्नओवर 50 करोड़। मध्यम किसे बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर कितना 250 करोड़। है। अभी देखो एमएसएमई को लेकर के अनेक योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और इनमें से प्रमुख योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम। तो इनके माध्यम से क्या, इनके माध्यम से एमएसएमई को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब अगली चीज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करने वाले हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, कैसे जारी करता है, किस आधार पे जारी करता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये बातें जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो फिर बताइएगा, मैं इसकी भी चर्चा कर दूंगा। तो अभी देखो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया रिपोर्ट, वो किस लिए किस ईयर के लिए आया, तो वो आया है 2021-22 को लेकर के, है ना। और इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 132 है। तो एक सवाल तो आपका यही बन जाता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो वो है 132। ठीक है, 189 देशों की सूची में इंडिया की क्या रैंक है, कुछ मेन चीजें जानना है आपको। इंडिया है 132वें स्थान पे, 132 पे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसकी जो HDI वैल्यू है, HDI वैल्यू है जो इंडिया की, वो कितनी है, 0.633। HDI वैल्यू इतनी होगी। अभी देखो सवाल इसमें और क्या क्या बन सकता है, तो इसमें एक तो सवाल ये बन सकता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का तो आप HDI जानते ही रहे रैंकिंग क्या है, इसके अलावा जो इसके पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इनकी भी HDI रैंकिंग आपको क्या पता होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आप ये भी याद रखेंगे। तो जो आप HDI के अपनी नोट्स बनाइएगा उसमें लिख लीजिएगा कि श्रीलंका की क्या रैंक है, HDI में श्रीलंका की रैंक क्या है, हम लोगों से बेहतर है, 73 है। इसी प्रकार से चीन की क्या रैंक है, चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है ना, तो चीन की रैंक है 79। उसके बाद देखेंगे कि भूटान की क्या स्थिति है, तो भूटान की स्थिति है 127, 127। इसी प्रकार से बांग्लादेश की क्या स्थिति है, बांग्लादेश, और ये चीजें आप याद रखेंगे। बांग्लादेश की क्या रैंक है, 129, 129। ये दिख रहा है या मेरे पीछे छुप गया, नहीं अभी तो दिख रहा है, बाकी दो चीजें साइड में लिख देता, ठीक है। तो बांग्लादेश का आपने देख लिया, बाकी दो और देख लीजिए। नेपाल की क्या स्थिति है, नेपाल की जो रैंक है HDI में वो कितनी है, 143, 143। और फिर क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्या रैंक है, पाकिस्तान की रैंक है 161, 161। ठीक है, और HDI में आप क्या याद रख सकते हैं, टॉप पे कौन है, टॉप पे अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे इस बार है टॉप, है ना। और नंबर 1 पे जो है वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे इसमें है क्या, नॉर्वे। तो बस इतना जानते रहिए HDI के बारे में। HDI में इतनी चीज आप जानते रहेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 132। HDI वैल्यू अगर इंडिया का है तो वो है 0.633। उसके अलावा श्रीलंका का क्या 73 रैंक है, चाइना का 79, भूटान का 127, बांग्लादेश 129, नेपाल 143 और पाकिस्तान 161। टॉप की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है। तो ये HDI में इतनी चीजें आप क्या जानते रहिए। कोई दिक्कत होगी, कुछ भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 की रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया के रैंक की बात करेंगे। सो इंडिया की रैंक है 107, 107, 107 क्या, भारत का स्थान है किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसके स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर है 29.1, 29.1। ठीक है, और ये कौन सा लेवल माना जाता है, ये सीरियस लेवल माना जाता है। तो अगर स्कोर देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ग्रीन पट्टी जो दिख रही है, यानी स्कोर अगर 10 से कम है, 9.9 तक है, तो ये अच्छी स्थिति है, मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से लेके 19.9 तक है तो ये मॉडरेट है, इसमें भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। 20 से लेके 34.9 पे अगर है तो ये सीरियस कंडीशन है। वहीं अगर 35 से लेके 49.9 तक है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन को दर्शाएगा। और अगर एबव 50 है तो स्ट्रीमिंग अलार्मिंग, यानी बहुत ही खतरनाक स्थिति है वहां भुखमरी की। अगर ये स्कोर 50 के एबव होता है तो ऐसा माना जाता है। सो इंडिया का स्कोर क्या, 29.1, 29.1। इट मींस अभी इंडिया की जो स्थिति है ना वो
सीरियस वाले में है, सीरियस वाले में। इंडिया किधर है? सीरियस वाली स्थिति में बैठा हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगला आपको देखना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 40 यानी कि 40वें स्थान पे इंडिया है 132 देशों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। बाकी चीजें इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सो ये चीज याद रखिएगा कि भारत का क्या स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वो है 40वां स्थान। इंडेक्स वगैरह में मोस्टली रैंकिंग पूछी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे एचडीआई वगैरह में एक तो अपने इंडिया की रैंकिंग पूछेगा, साथ में जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग पूछ के आपको बोल देगा कि बताइए इसमें से कौन से रैंक पे कौन सा देश है। ओके, अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, एमपीआई की, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अब देखो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो एक तो देखो ये ग्लोबल लेवल पे भी जारी की जाती है और एक हमारे इंडिया में नीति आयोग के द्वारा भी जारी की जाती है। तो अभी हम लोग एमपीआई 2022 की अगर बात करें जो कि ग्लोबल लेवल वाली है, तो इसमें जो इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 62। 62 जो है वो इंडिया की रैंक है, ठीक है ना। इंडिया की रैंक कितनी? 62। ये याद रखना आप जो है एमपीआई को लेकर के। इसके बाद देखो मैंने जैसा कि बोला कि नीति आयोग के द्वारा भी एमपीआई जारी किया जाता है और उसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों हैं उनकी क्या स्थिति होती है गरीबी वगैरह में लेकर के। सो इसकी चर्चा मैंने पहले भी आपसे थोड़ा बहुत किया हुआ है, आई थिंक कोई क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और इसमें थोड़ा सा फिर से बातें कर लेते हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया और इसमें सबसे गरीब राज्य का दर्जा किसको मिला? बिहार को मिला, जहां की 51.9% गरीबी है। उसके बाद झारखंड का मिला जिधर 42.1% है, देन यूपी एंड एमपी एंड मेघालय, ठीक है ना। और सबसे अच्छी स्थिति में क्या? केरला, उसके बाद गोवा, देन सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब। और यूटी वगैरह में देखेंगे तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारी चीजें हैं। तो ये मेन डेटा है क्या आपका नीति आयोग के द्वारा जो पावर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी किस राज्य में जो एमपीआई होता है ना, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, तो किस राज्य में कितनी आबादी जो है इस एमपीआई के इंडेक्स में नीचे रह रही है गरीबी से, है ना। तो ये वो वाला डेटा हो गया। ओके, हाँ, अभी देखो वही चीजें थोड़ा सा अलग तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया एमपीआई वैश्विक वाला एमपीआई। और उसके बाद जो नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक गरीबी वाला जारी किया गया, उसमें सबसे ज्यादा गरीबी में पहले स्थान पे बिहार रहा और उसके बाद फिर दूसरे पे झारखंड रहा और तीसरे पे उत्तर प्रदेश रहा। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा सूचकांक है? ये है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अच्छा हंगर इंडेक्स। ये 2022 का है। उसके पहले कौन सा हम लोगों ने देखा था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107। अच्छा ये भी ओके, वो उधर इंग्लिश में था, ये इधर हिंदी में है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये मिलेगा इधर, इधर आपको पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी पता चल जाएगी। तो इंडिया की रैंकिंग क्या? 107, अफगानिस्तान का 109, पाकिस्तान का 99, बांग्लादेश 84, नेपाल 81 एंड श्रीलंका 64। तो ये हंगर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि भारत के साथ साथ जो हमारे पड़ोस में देश हैं उनकी क्या स्थिति है इसमें। तो ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। उसके बाद फिर देखो एक महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक तो इसमें देखेंगे कि एक तो इंडिया की रैंक क्या है, इसके अलावा वैश्विक स्तर पे देख लेंगे टॉप पे कौन है, और थोड़ा सा अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके हालचाल को ले लेते हैं। तो अगर बात करेंगे, ये रिपोर्ट जो है वो 2022 की है और नंबर 1 पे क्या, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क के लोग काफी जो है खुशहाली की स्थिति में है। उसके बाद तीसरे पे है आइसलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर नीदरलैंड। तो इस तरीके से अभी नेपाल की बात करेंगे जो हमारा पड़ोसी देश है, इसका रैंक है 84। नेपाल का रैंक है 84। बांग्लादेश की बात करेंगे, इसकी रैंक है 94। पाकिस्तान की बात करेंगे, इसकी रैंक है 121, 121।
और श्रीलंका की बात करेंगे 127 127, और अपने इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की रैंक है 136 136। अफगानिस्तान की बात करेंगे 146। तो ये क्या हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, 2022 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। और इंडिया को अगर देखेंगे तो इंडिया को जो इधर रैंक मिला है, एक मिनट, हाँ, इंडिया का रैंक 136 है, इसमें ये गलत है। इंडिया का रैंक क्या 136 है, 136 है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंडिया के रैंक को, ये 136। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गया। अब ये सभी डेटा आप लोग क्या लिखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, क्योंकि देखो करंट इकोनॉमी ना अनलिमिटेड होता है, इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है, तो सारी चीजें आप क्या याद रखेंगे। अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, और अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, एसडीजी इंडेक्स जो होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 2022 का जो एसडीजी इंडेक्स है ना, इसमें बात करेंगे तो फिनलैंड टॉप पे है, उसके बाद डेनमार्क है, फिर क्या स्वीडन है। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया किस रैंक पे है, इंडिया 121वें स्थान पे है। एसडीजी इंडेक्स जो है ग्लोबल लेवल का, उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, 121 है। वहीं बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नीति आयोग के द्वारा भी एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था 2020-21 में। तो उसमें किस राज्य की क्या स्थिति है, उसकी चर्चा थोड़ा सा इधर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो आया उसमें किस राज्य की क्या स्थिति है। तो टॉप पे जो है वो है केरला, टॉप पे कौन सा राज्य है, केरला। उसके बाद इसका स्कोर वगैरह अगर आप देखना चाहें, 1 मिनट, हाँ, केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है। इसमें आप झारखंड का अगर देखें तो झारखंड काफी नीचे है, इधर झारखंड काफी नीचे है, और ये स्थिति है झारखंड की। ठीक है, तो ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, और इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है राज्यों का और जो यूटी वगैरह हैं, कि अच्छा एसडीजी वगैरह के बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो कुछ गोल वगैरह बनाए गए, 17 लक्ष्य हैं, तो इसको लेकर के राज्यों का देखा जाता है परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस करने वाला राज्य है केरला, उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे आप कह सकते हो। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है, देन उत्तराखंड है, ऐसे आप चलते आओगे तो झारखंड जो है वो काफी नीचे है, और बिहार फिर उसमें भी नीचे है। तो ये एसडीजी वाला हो गया। अच्छा, जीएसटी को लेकर के सवाल, खैर जीएसटी तो अभी डिटेल में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, बट इसमें एक चीज समझिएगा कि ये जो 4 दरें होती हैं, इनको आपको नहीं भूलना है, 5, 12, 18 और 28। अगले सूचकांक की बात करेंगे, ये है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। और इस सूचकांक में इंडिया की जो रैंक देखें हम लोग, तो इंडिया की रैंक 2022 में आई है 131, 131। तो सिंपली आप अपना जब नोट्स बनाइएगा उसमें लिखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अच्छा, किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, मार्च 2022 में। और इंडिया की रैंक क्या है, 131। ठीक है ना, इंडिया की रैंक क्या, 131। उसके बाद अगली जो इसमें इंडेक्स देखनी है, वो देखनी है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। और इसमें इंडिया की रैंक देखेंगे, इंडिया की रैंक क्या स्थिति है इसमें। तो इंडिया का भी रैंक इसमें थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, और ये 37 पे आ गया है, 37वें स्थान पे आ गया है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। उसके बाद अगला सूचकांक देखना है आपको, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इंडिया की रैंक देखें कि क्या स्थिति रही, तो इधर इंडिया की स्थिति रही है 146 देश इसमें शामिल किए गए, और उसमें 135, 135। इसके अलावा और भी कुछ चीजें आप इधर से देख लीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जैसा कि मैंने बोला, इंडिया की रैंक कितनी है, 135। और स्कोर तो वैसे मुश्किल है पूछना। उसके बाद फिर
अब देखो इसमें और भी चीजें होती हैं, बट मेन जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका इधर से ही पूछते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, या स्कोर भी याद रखिए 0.629 है। ये हो गया। अभी 2021 का देखेंगे तो 2021 में 140 रैंक पे था, अभी 135 पे आ गया है, तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। उसके बाद देखो एक सवाल आपका इकोनॉमिक्स के नोबेल से बनता है। अब ये पहले भी मैंने डिटेल पे चैनल पे पढ़ा रखा, किसको किसको मिला, यही 3 नाम याद रखना है। ठीक है, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविड, ये सभी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं और इनका जो रिसर्च रहा वो आधुनिक बैंकिंग अनुसंधान से रिलेटेड रहा। इन्होंने बताया कि हमारे पास बैंक क्यों है, उन्हें संकट में कैसे कम संवेदनशील बनाया जाए, कैसे बैंक का पतन वित्तीय संकटों को बढ़ाता है, इससे रिलेटेड इन्होंने अपना रिसर्च किया और इसी के लिए इनको क्या इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला। और ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में इधर से क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो ये नाम याद रखेंगे, है ना, कि 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला है और क्यों मिला है। अगले टॉपिक पे चलते हैं और ये अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, जिसे आप फॉरेक्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में फॉरेक्स। ठीक है ना, फॉरेक्स की बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है। तो इसमें देखो आरबीआई ने फरवरी 2023 में जो डेटा दिया उसके हिसाब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 575.267 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है। ठीक है ना, वहीं जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आया था तो उसमें कितना था, 562.851। तो दोनों डेटा आपको याद रखने, एक तो आप याद रखेंगे फरवरी में क्या स्थिति है, फरवरी में एक एस्टिमेटेड याद रखिएगा 575 अरब डॉलर है, और दिसंबर 2022 में कितना था, 562 अरब डॉलर था, ये फरवरी 2023 में। ताकि अगर वो इकोनॉमिक सर्वे को बेस बना के सवाल पूछे तो आप ये डेटा सही मान के आंसर लगाएं, और अगर बिल्कुल लेटेस्ट में फरवरी वगैरह का लेके पूछे तो आप फरवरी 2023 का लेकर के बता दें। ये आपका एफडी फॉरेक्स को लेकर के हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पे है, और पहले स्थान पे क्या चाइना इधर बैठा हुआ है। तो ये हाईलाइटेड चीज भी जो है इसको याद रखेंगे। अभी आपके माइंड में ये एक सवाल और आ सकता है कि फॉरेक्स में क्या क्या शामिल होता है, तो एक तो इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, स्वर्ण है, एसडीआर है, और आईएमएफ के पास आरक्षित जमा राशि है। ये सब मिला करके आपका क्या विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। 2019-20 में देखेंगे तो ये 478 था, 2021 में देखेंगे 577 था, 21-22 में देखेंगे 607 था, और 22-23 में, अभी 22-23 में 563, लेकिन ये जो 563 है ये कब का है, ये दिसंबर 2022 का है। सो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अभी 562 दशमलव समथिंग समथिंग, तो इसको आप 563 भी कह सकते हो। तो ये चीजें आप याद रखना। हाँ, अगली बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में अगर आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा तो अभी क्वार्टर 4 के आंकड़े आए हैं। क्वार्टर 4 किसका, 2022-23 का। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2022-23 में क्या रही, इसको लेकर के क्वार्टर 4 के आंकड़े आए। ये 31 मार्च तक था और आंकड़े आए 31 मई को आए। तो इधर बात कर लेते हैं कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, और इसमें रियल जीडीपी की जब आप बात करोगे तो इसमें स्थिर मूल्य पे देखोगे जो कि 2011-12 है। तो इसमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करेंगे, सो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट हुई है वो 7.2% से हुई, और इसको लेके काफी अनुमान वगैरह आ रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था कि 7% के आसपास से करेंगे, और जितनी वैश्विक संस्थाएं थी उन्होंने इसमें लगातार कमी किया, किसी ने बोला 6.6 से करेगा, किसी ने बोला 6.8 से करेगा, सबने अपने अलग अलग अनुमान दिए थे। लेकिन जो फाइनली डेटा आया है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को लेकर के, वो 7.2% की ग्रोथ रेट अचीव की गई है। ठीक है, ये क्या, ये क्वार्टर 4 का है, और ओवरऑल ये फाइनल है ना, ये ओवरऑल फाइनल डेटा है। तो आपने न्यूज वगैरह में इसको देखा होगा। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखना चाहें तो इसकी क्या रही है, इसकी ग्रोथ रेट रही है 16.1%। ठीक है, एक तो आपने रियल जीडीपी देख लिया, और नॉमिनल। रियल क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस पे होता है, और नॉमिनल की बात करेंगे तो ये क्या करंट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। ओके,
हाँ, क्वार्टर 4 की अगर केवल बात करें, क्वार्टर 4 की अगर बात करेंगे, या इतनी बात क्या करेंगे, या देखना हो तो आप क्वार्टर 4 का भी देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें खैर हैं। लेकिन अभी मेरा इसमें अनुमान ये आता है, क्योंकि ये अभी देखो मई में आया है और आपका जुलाई में एग्जाम है, सो कम पॉसिबिलिटी है कि इधर से सवाल बने, लेकिन जानते रहिए। ओके, अभी देखो 10 जनवरी 2023 को विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की गई। कब जारी की गई? 10 जनवरी 2023 को। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2023 में 1.7% और 2024 में 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि भारत का विकास दर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9%। देखो विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था 6.9, लेकिन एक्चुअल में क्या प्राप्त हुआ है? 7.2%, जो कि अभी फाइनल में डेटा आए हुए हैं। और 2023-24 के लिए 6.6% की दर से बढ़ने की संभावना है। अच्छा, ये ग्रोथ वगैरह का जो भी डेटा है ना, इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे में जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें हैं उधर से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो इकोनॉमिक सर्वे वाली सारी चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद देखो आईएमएफ। आईएमएफ किसके माध्यम से ग्रोथ वगैरह का फोरकास्टिंग करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे, तो इस 22 की रिपोर्ट में वैश्विक अनुमान इन्होंने 3.2% का लगाया था और इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 6.8% का लगाया था। ठीक है, और कुछ इंडियन इकोनॉमी की विशेषता वगैरह बता दी थी। तो अभी तो 7.2 है। ठीक है, अभी देखो ये आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है और ये है कब का? जनवरी 2023 का। और इस जनवरी 2023 की रिपोर्ट में, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, भारत की विकास दर जो है, भारत की विकास दर 2000, इधर देखें आप, इंडिया का विकास दर इन्होंने जो बोला था 2022-23 में, वो बोला था कि 6.1% से करेगी, सो इनका ये फेल्ड होता है। बाकी और भी कंट्रीज का आप देख सकते हो, यूएसए का काफी लो है, चाइना भी हमसे नीचे है, बाकी जितने भी कंट्री हैं उनकी भी स्थिति खराब ही है, इधर इंडिया सबसे अच्छी स्थिति में। अभी ये चीज आपको ठीक से दिखेगी या नहीं पता नहीं। तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ना, वो बीच बीच में रिवाइज्ड होती रहती है। ठीक है ना, बीच बीच में वो क्या, रिवाइज्ड होती रहती है। तो इसमें जो दो चीजें आपको दिख रही है, जो लेफ्ट वाला आप देख रहे हैं, लेफ्ट इधर है ना, नहीं इधर, इधर चलो किधर भी है, आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है वो कब का है? वो जनवरी 2023 का है। और जो आपकी स्क्रीन में राइट में दिखाई पड़ रहा है वो कब का है? आई थिंक ये है अप्रैल 2023 का। तो इसमें एक तो आप नोट्स लेंगे तो उसमें और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कुछ चीजें हाईलाइट में कर दे रहा हूं, ये देखिए, ये हाईलाइटेड चीजें। तो इधर से देखना क्या है, इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ रेट 2022 में 6.8%, 23 में 6.1 और 24 में 6.8। और फिर इन्होंने क्या किया कि जो अगले, ये जनवरी की रिपोर्ट है, और उसके बाद फिर क्या, अप्रैल में फिर से रिवाइज देते हैं, और फिर 22 का तो 6.8 बोला, 23 के लिए 5.9 और 24 के लिए 6.3 बोला। तो ये इन्होंने दिया। खैर इस पे आपको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि हर महीने इनकी बदलती रहती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं और इसके अलावा ये याद रख सकते हैं कि जो बातें इकोनॉमिक सर्वे में की जाए वो सबसे सही रहेंगी। उसके बाद देखो, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को लेकर के न केवल आईएमएफ अनुमान लगाता है बल्कि और भी संस्थाएं लगाती हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, नहीं नहीं, ये 23-24 के लिए है ना, 23-24 के लिए कौन सी संस्थाओं ने कितना अनुमान लगाया ग्रोथ रेट को लेकर के? तो वर्ल्ड बैंक ने पहले कुछ और लगाया था और बाद में कुछ और लगाया। अनेक इसमें संस्थाएं हैं, आरबीआई भी है, एडीबी भी है, तो सबने अपने अलग अलग अनुमान लगाए। वर्ल्ड बैंक ने अभी जो इसके लिए अनुमान लगाया था 6.5% का, आरबीआई 7%, एडीबी 7%। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लेना। इसी तरीके से इधर देखो आप, वित्तीय वर्ष 23 और वित्तीय वर्ष 24 को लेकर के बात करें, तो आईएमएफ ने इधर क्या बोला है कि वित्तीय वर्ष 23 में 6.8% और वित्त वर्ष 24 में 6.1%। इसी प्रकार से आप इधर वर्ल्ड बैंक का भी देख लीजिएगा, ओसीआर्ड का, स्टैंडर्ड एंड पुअर का, मूडीज का, फिंच का,
बस इतना देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान के बारे में ये संस्थाएं क्या कहती हैं, क्या अनुमान लगाती हैं कि ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है। ठीक है, कभी कभी सवाल इधर से बन जाते हैं। उसके बाद देखो 16 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राज्य वित्त 2022-23 के बजटों का अध्ययन नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। और ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ बातें की गई। क्या बात की गई? पहली बात यह की गई कि राज्यों का जो सकल राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% तक रहने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट में ऐसी चर्चा की गई। इसके अलावा जो राज्यों का ऋण है वो जीडीपी के 29.5% तक रहने का अनुमान है। ओके, तो अच्छा, इसमें जो एफआरबीएम एक्ट 2018 में थोड़ा सा संशोधन वगैरह हुआ था, तो उसने 20% बोला था राज्यों को लेकर के, ऋण वगैरह को लेकर के, सो उससे अभी ये ज्यादा है। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट में ये बात सामने आती है। उसके बाद मनरेगा में क्या लेटेस्ट है? मनरेगा में आपने पहले पढ़ा होगा, एक महेंद्र देव कमेटी बनी थी पहले, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष हैं पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है जो कि आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो या हो सकता है पढ़ें। तो ये जो कमेटी बनाई गई है ये गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में मनरेगा कार्यक्रम की क्या प्रभावकारिता है उसके बारे में रिपोर्ट देगी कि नरेगा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या क्या चीजें हैं। ये कमेटी तो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, यही चीज इसमें सबसे मेन होता है जानना, अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। उसके बाद देखना 24 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, इसकी त्रैमासिक बुलेटिन जारी की गई। और अब देखो बेरोजगारी को लेकर के जो पीएलएफएस रिपोर्ट आती है, पीएलएफएस रिपोर्ट, तो पीएलएफएस रिपोर्ट का खैर अभी मैंने आपको 21-22 का बता दिया है, तो एक तो आप वो याद रखेंगे मेन वाला। और उसके बाद देखो ये सितंबर 2022 तक का जो था उसमें शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर पहले की तुलना में घट करके कितनी हो गई, फिर ये चीजें हैं। खैर मुझे लगता है कि अगर पूछेगा पीएलएफएस रिपोर्ट से तो वो ईयरली वाला पूछेगा कि वार्षिक पूरा एवरेज। उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एक राष्ट्र एक उर्वरक, तो अक्टूबर 2022 में यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, सभी प्रकार के उर्वरक जो आएंगे आने वाले टाइम में वो भारत ब्रांड के नाम से आएंगे। किसके नाम से आएंगे? भारत ब्रांड के। ऑल इंडिया में वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यानी पूरे देश में एक ही कंपनी का फर्टिलाइजर बिका करेगा भारत नाम से, ठीक है ना। और ऐसे में सभी उर्वरक कंपनियों और विपणन संस्थाओं को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पे अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष 2/3 स्थान पे भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो वगैरह दिखाना होगा। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक के कॉन्सेप्ट के बारे में 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ क्या कर दिया गया। ओके, तो इसको भी आप याद रखेंगे, लेटेस्ट चीज। फिर अगली चीज देखना है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया गया। और इस रोड मैप में क्या क्या बातें की जाएंगी, तो ये जो रोड मैप होगा वो देश में स्थित फर्मों को अधिक उत्पादक बनाने, इसमें व्यक्तियों को अधिक से अधिक भाग लेने, इन सब पे ये क्या जोर देगा। और सन 2047 तक देश को एक उच्च आय वाला देश बनाने के मार्ग पे ये कार्य करेगा। तो इसके लिए क्या बात की गई, इसके लिए बात की गई है 4S थ्योरी, 4S सिद्धांत के क्या क्या है। इसमें एक है साझा समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, संवहनी समृद्धि और सुदृढ़ समृद्धि। तो ये जो 4S का सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखें, अगर इस तरीके का सवाल आए तो आपसे गलती ना होने पाए। अगला है, जैसे कि देखो एक चीज इसमें इसको शामिल करने का मेन ये है कि आप थोड़ा सा जानते रहें कि संसार के प्रसिद्ध यानी विश्व के प्रसिद्ध जो शेयर बाजार हैं उनके प्रमुख शेयर वगैरह कौन कौन से होते हैं या उनके मुख्यालय वगैरह कहाँ। तो सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंकेक्स हो गया, इनका मुख्यालय क्या मुंबई में है, तो ये हमारे इंडिया के। डाउ जोन्स कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका। एसपीएक्स
यूएसए अमेरिका, NKY जापान, ठीक है। और इसमें संघाई कहाँ का हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। नासदाक के बारे में आपने सुना होगा, ये भी क्या अमेरिका का हो गया। उसके अलावा क्या देख सकते हैं, हांगसेंग हांगकांग का, ओके। तो इतना जितना मैंने राउंड किया, यूकेएक्स भी देख लीजिए इंग्लैंड का है, ठीक है। तो इतना जितना मैंने राउंड किया है, ये आप जानते रहे कि किस देश का ये शेयर बाजार है, वहां का कौन सा क्या सूचकांक है, मुख्यालय कहाँ। अच्छा, ये चीज जो है इसको मैं इधर इतना छोटा है कि पढ़ा भी नहीं पाऊंगा और हाईलाइट भी करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगी। और इधर आपको कुछ चीजें मिलेंगी जानने को, सपोज दैट आरबीआई के बारे में जानकारी, इसका मुख्यालय कहाँ है, अब वो तो सभी आप जानते ही हैं। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ, स्थापना कब, अध्यक्ष कौन है, यूटीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, वो सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। तो नोट्स से आप इसको देख करके और अपना कॉपी वगैरह में नोट कर लीजिएगा, तो काफी चीजें इधर आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको फाइनेंस कमीशन पढ़ा दिया है, वित्त आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया। उधर मैंने एक चीज आप सभी से चर्चा नहीं किया था, वो क्या नहीं चर्चा किया था, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किस राज्य को कितने परसेंट जो है फंड मिलेगा। सो इधर क्योंकि झारखंड पीजीटी की बात करें तो एक ये सवाल बनता है ना कि झारखंड को कितना परसेंट मिला। तो डायरेक्ट 10 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। ये तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो सबसे ज्यादा फंड मिला था वो उत्तर प्रदेश को मिला था। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिला था, ये भी बताया था। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि बिहार को, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश को, तो ये चीजें हुई थी खैर। लेकिन झारखंड का थोड़ा सा देख लीजिए, झारखंड को कितने परसेंट मिला है, 3.307, यानी 3.3%। ये फंड कितना मिला, झारखंड को मिला, किसमें, 15वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग में, 15th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये वो फंड है, जैसे कि मैंने बताया था ना, एक तो क्या 41% ओवरऑल, और उस 41% में फिर बंटवारा होगा कि किस राज्य को कितना मिलेगा, तो उसका ये अलग अलग क्राइटेरिया है। सो झारखंड का आप जानते रहे कि झारखंड को कितना परसेंटेज मिला, बाकी टॉप वगैरह का मैंने उस दिन चर्चा किया था। अब बात कर लेते हैं कृषि जनगणना की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कृषि जनगणना अभी पिछले साल शुरू हुई थी, चल रही है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, 11वीं जनगणना, लेकिन 10वीं जनगणना की रिपोर्ट वगैरह आप सभी के सामने है, ठीक है ना। तो इसकी बात करेंगे तो एक तो हाईलाइटेड चीज आपको ये देखनी है, क्या, ये है, देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 में 138 मिलियन थी, जो कि 15-16 में बढ़ के 146 मिलियन हो गई। तो इसमें क्या 5.8% की वृद्धि, तो एक तो ये हाईलाइटेड चीज देखनी है। उसके बाद फिर देखेंगे 15-16 के अनुसार भारत में क्रियाशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जोत आकार एक तो देखो नागालैंड में है, उसके बाद फिर पंजाब में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद राजस्थान में। न्यूनतम की बात करेंगे तो केरला, लक्षद्वीप, दमनदीप, इन सब में न्यूनतम है। किसको सीमांत जोत बोलेंगे, किसको लघु जोत बोलेंगे, किसको अर्ध मध्यम, किसको मध्यम, बड़े जोत, ये थोड़ा सा आप देखते रहिएगा कि अगर जो है 1 हेक्टेयर तक है तो उसे सीमांत जोत बोलेंगे, 1 से 2 हेक्टेयर तक है तो उसे लघु जोत बोलेंगे, 2 से 4 है तो अर्ध मध्यम, 4 से 10 है तो मध्यम, और 10 से अधिक है तो बड़े। ये क्या हेक्टेयर में साइज है जोत के आकार का, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद व्यापार को लेकर के चलते हैं। देखो यूएस अभी क्या इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वित्तीय वर्ष 2022-23 में। सो एक तो ये बात हो गई, है ना। उसके बाद चाइना किस स्थान पे है, चाइना सेकंड स्थान पे बैठा हुआ है, ओके। अभी ये जो डेटा है इसमें हाईलाइटेड चीजें आप क्या देख सकते हो, अनेक सालों का। तो अगर हम लोग बात करें 21-22 का, तो 21-22 में आप देख सकते हैं यूएस जो है 119.4 बिलियन डॉलर, है ना। तो इसके माध्यम से ये क्या टॉप पे है, और उसके बाद फिर चाइना का स्थान आता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप देखेंगे यूएई का आता है। तो ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं किसके, इंडिया के। अभी इसमें और आगे बात करते हैं। देखो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड गैप, ट्रेड गैप का मतलब क्या कि भारत ने जैसे किसी भी देश के साथ एक तो क्या किया, आयात किया उधर से, एक उसको क्या किया, निर्यात किया। तो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस आएगा ना वो ट्रेड गैप को बताएगा। तो आप इधर देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रेड गैप की बात करेंगे तो किधर को देखने को आपको मिलेगा, ये मिलेगा चाइना के साथ, ठीक है ना, ये चाइना के साथ मिलेगा। क्योंकि चाइना से आप देखेंगे इंपोर्ट बहुत ज्यादा है,
24.3 बिलियन डॉलर है और एक्सपोर्ट कितना है ओनली 4.7 बिलियन डॉलर। इराक पे देखेंगे 11.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हम करते हैं इराक से, जबकि एक्सपोर्ट मात्र 0.5 है ना। इसको देखिए, चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं 24.3 बिलियन डॉलर का करते हैं, जबकि उसको हम क्या भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं ओनली 4.7 डॉलर, मतलब बिलियन डॉलर। इराक की बात करेंगे तो इराक में आपने क्या देखा कि इराक में या इराक से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 11.8 बिलियन डॉलर करते हैं, वहीं इसको एक्सपोर्ट मात्र 0.54 बिलियन डॉलर का करते हैं। तो ये आप देख सकते हो इधर से कि क्या ट्रेड गैप है। सबसे ज्यादा ट्रेड गैप चाइना से है, इराक और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे पे है, उसके बाद रसिया है, यूएई है। ये थोड़ा सा आप जानते रहिएगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बातें की गई थी कि भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य देश कौन कौन से हैं, यानी भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है, तो सबसे ज्यादा यूएसए को करता है, उसके बाद यूएई को करता है, देन चाइना, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो परसेंटेज वाइज इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया का जो इंपोर्ट होता है वो किधर से होता है, सबसे ज्यादा देखेंगे आप चाइना से होता है, उसके बाद फिर देखेंगे यूएई से होता है, उसके बाद देखेंगे यूएसए से होता है, देन सऊदी अरब हो गया और इराक हो गया। इसको भी याद रखेंगे। ये क्या है, ये है इंडिया टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2023, अप्रैल से नवंबर 2022 तक का इसमें डेटा है, और ये वित्तीय वर्ष 2022 का, उसको आप छोड़ सकते हो। तो इधर से आप देखेंगे एक्सपोर्ट पार्टनर सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है ना। उसके बाद यूएई है, देन नीदरलैंड है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। अगला सवाल ये बनता है कि भारत के द्वारा देखो क्या क्या आयात किया जाता है, कौन कौन सी वस्तुएं और कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये वित्तीय वर्ष 2022 का डेटा है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, इट मींस निर्यात किया है, निर्यात, और ये क्या इंपोर्ट, इट मींस आयात, ठीक है ना। तो इधर देखेंगे तो इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात हुआ है, और ये सबका वैल्यू भी दिया है 111.63 यूएस बिलियन डॉलर। पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स का कितना निर्यात हुआ है, 65.04 बिलियन डॉलर। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरीज का 38.94 बिलियन डॉलर। सो अगर बात करें आयात की, तो पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल का 160.7 बिलियन डॉलर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 73.1 बिलियन डॉलर, उसके बाद गोल्ड का 46.1 बिलियन डॉलर। तो ये भी डेटा आप याद रखेंगे, ये भी आयात निर्यात वगैरह को लेकर के पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अगली, ये इकोनॉमिक सर्वे में बातें बताई गई। तो इकोनॉमिक सर्वे में बातें बताई गई 21-22 को लेकर के भी और 22-23 को लेकर के भी, तो दोनों तरीके से आप जानते रहिएगा। अभी जो इंग्लिश में दिखाया उसको भी जानते रहिए और इधर भी। तो देखो सबसे ज्यादा निर्यातगत वस्तुएं कौन कौन सी हैं, 5 वस्तुएं सबसे ज्यादा निर्यात किया, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला सहित, और इसकी हिस्सेदारी जो रही है ये अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 तक का है, सो इसमें 22.7% है। उसके बाद रत्न और आभूषण का है ना। उसके बाद मशीनरी और उपकरण का है, ये चीजें हो गई। उसके बाद आयातगत वस्तुओं में सबसे ज्यादा आयात किसके किए जाते हैं, तो पेट्रोल, तेल और ईंधन वगैरह का, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह का, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में जानकारी दी गई, ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मेन मेन 2-3 याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अभी देखो हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2023 आई हुई है, इसमें क्या क्या बातें की गई उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 31 मार्च 2023 को ये आती है और 1 अप्रैल 2023 से ये क्या लागू हो जाती है। यह नीति जो है वो निर्यातकों के साथ विश्वास और साझेदारी के सिद्धांतों पे आधारित है। 4 स्तंभों की इसमें बात की गई है, ठीक है ना। कितने स्तंभों की बात की गई है, 4 स्तंभों की। उन 4 स्तंभों में जो पहला स्तंभ है वो कौन सा है, पहला स्तंभ ये है कि प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, है ना। पहला स्तंभ इसमें जो है वो क्या है, प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना। दूसरा स्तंभ क्या है, गठबंधनों
निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, यानी दूसरा पॉइंट किसकी ओर बढ़ाएगा? निर्यात संवर्धन, निर्यात को बढ़ाने की ओर। फिर अगला है व्यापार करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी और ई पहल। तो तीसरा पॉइंट किस पे फोकस करेगा? व्यापार करने की सुगमता पे फोकस करेगा। उसके बाद अगला है उभरते क्षेत्र, निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स, विकासशील जिले और विशेष रासायनिक जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी वगैरह से रिलेटेड जो नीति है इनको क्या विवेकपूर्ण बनाना है। तो ये 4 स्तंभ पे फोकस किया गया है नई वाली विदेश व्यापार नीति 2023 में, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इसके जो 4 स्तंभ हैं इनको आप याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य है सरकार का जो है 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को $2 ट्रिलियन तक लेके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। समग्र निर्यात को 2030 तक कहां पे लेके चलेंगे? $2 ट्रिलियन। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं इस नीति में? विभिन्न अनुमोदनों के लिए जोखिम प्रबंधन के साथ ऑटोमेटेड आईटी प्रणालियों के माध्यम से निर्यातकों पे अधिक विश्वास जताया जाएगा या जताया जा रहा है। इस नई नीति में निर्यातकों के लिए पुराने लंबित प्राधिकरणों को बंद करना है और नए सिरे से आरंभ करने के लिए एक मुश्त एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की जाएगी। 4 नए शहरों कौन कौन से? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया, यानी 4 नए शहर इसमें शामिल किए गए इस लिस्ट में, जो कि निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला है ईच वन टीच वन। तो इस पहल के समान ही 2 स्टार और इससे ऊपर वाले स्टेटस धारकों को, इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल करिकुलम पे आधारित व्यापार संबंधित प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हो गई न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर के, जो कि 31 मार्च 2023 को आती है और 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। उसके बाद एक सवाल बनता है, एफडीआई वगैरह जो आता है वो सबसे ज्यादा किधर से आता है? खैर, ये जो डेटा देखेंगे इसमें भी आप देखेंगे सिंगापुर टॉप पे है ना। और ये असल में डेटा है कब का? 2021 का। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि सबसे ज्यादा तो देखो सिंगापुर से ही आ रहा है, उसके बाद मॉरिशस से आ रहा है, उसके बाद यूएई से, उसके बाद यूएस से। तो ये क्या है आपका? एफडीआई को लेकर के इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के करंट के क्लास में हम लोगों ने इतनी बातों को चर्चा किया। अब आप लोग बताइए जो भी इससे रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं।